रामो राजमणिर्बन्ध्यो रामं वन्दामहे वयं रक्षिताश्चैव रामेण रामाय च नमोऽस्तु नः। त्राता नास्त्यत्र रामाच्च वयं रामस्य सेवकाः चित्तलयो भवेद्रामे हे राम त्राहि नः सदा। परिसर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में परिसरीय सभी स्थायी, अस्थायी, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक सदस्यों के साथ साथ परिसरीय प्राक शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देवप्रयाग की स्थान देवता श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग आज अपना 5 वर्ष पूरा कर लिए हैं। इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए परिसर के स्थापना दिवस में हम पंचाब्द पूर्ति समारोह मनाना चाहते हैं। स्मरण हो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय देवप्रयाग को अपने त्रयोदश परिसर के रूप में दिनांक 16/6/2016 को अधिगृहित किया गया और उसी दिन उत्तराखंड के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्रोफेसर PN शास्त्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री MK ध्यानी की गरिमामयी उपस्थिति में परिसर का उद्घाटन भी हुआ। इस परिसर का नामकरण 2 धार्मिक एवं पौराणिक नदी अलकनंदा एवं भागीरथी के दिव्य संगम स्थल पर विराजमान प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। यही स्थान वास्तविक रूप से गंगा का उद्गम स्थान भी है। पूर्व से विद्यमान श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ने परिसर को 13 एकड़ भूमि प्रदान की और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई। इस प्रकार कुल 23 एकड़ भूमि में परिसरीय समिति के परामर्श एवं सहमति के पश्चात शैक्षिक, प्रशासनिक एवं विविध आवासीय भवनों एवं स्टेडियम आदि के निर्माण हेतु CPWD की श्रीनगर शाखा को लेआउट भूमि सौंप दी गई है। इस प्रकार 2016 में ही परिसरीय प्राचीर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया। हमें सूचित करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज की तिथि में इनमें से अनेक भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। अन्य सभी भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परिसर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण उभय वेद शिक्षण की व्यवस्था है। व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद एवं न्याय जैसे 5 विभागों में प्राकशास्त्री, इंटरमीडिएट, शास्त्री, BA और आचार्य MA इन कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश लिया जाता है और नियमित शिक्षा प्रदान किया जाता है। इन पारंपरिक विषयों के साथ साथ यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास एवं कंप्यूटर साइंस आदि आधुनिक विषयों में स्नातक समकक्ष शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही विद्यावारिधि PhD उपाधि के लिए यहाँ अनेक शोध छात्र कार्यरत हैं। अग्रिम वर्षों में यहाँ शिक्षा शास्त्री, BEd, शिक्षाचार्य, MEd आदि कक्षाएं भी आरंभ हो जाएगी। संस्कृत में बोलचाल को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर यहाँ अनौपचारिक रूप से संभाषण संस्कृत की कक्षा भी चलाई जाती हैं। यहाँ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की प्रथम दीक्षा एवं द्वितीय दीक्षा का पाठ्यक्रम आवासीय भी पढ़ाया जाता है। निकट भविष्य में ज्योतिष, वास्तु, योग तथा संस्कृत पत्रकारिता आदि विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने की योजना है। मुझे यह भी बताने में हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि इस परिसर में
मेरा भी पहले आचार्य एवं व्याकरण विभाग अध्यक्ष के रूप में एवं बाद में निदेशक के रूप में 5 साल पूरे हो गए। 16 जून 2016 को जब परिसर की स्थापना हुई तब प्रयागराज के गंगानाथ झा परिसर से स्थानांतरित होने के पश्चात 17 जून 2016 को मैंने इस परिसर में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। पर निदेशक के रूप में मेरा केवल 5 महीने ही पूरे हुए हैं। 18 जनवरी 2021 को मैंने निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यद्यपि हम प्रतिवर्ष अनौपचारिक रूप से परिसर के स्थापना दिवस को मनाते आ रहे हैं, किंतु पंचाब्द पूर्ति के अवसर पर इस वर्ष से इस स्थापना दिवस को हम सभी की सहमति से एक समारोह के रूप में मनाना चाहते हैं और इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन भी करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम हम करें वह उत्तराखंड से संबद्ध हो, क्योंकि देवप्रयाग उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण एवं पवित्र पौराणिक स्थान है। प्राचीन काल से ही देवप्रयाग विद्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड एकमात्र प्रदेश है जहां संस्कृत को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा की मान्यता मिली है। इतिहास प्रमाण है कि प्राचीन समय में संस्कृत भी कभी इस प्रांत की राजभाषा रही है। वस्तुतः यह प्रदेश संस्कृत भाषा के जन्म एवं विकास की भूमि रही है। वेदव्यास महर्षियों ने इसी भूमि पर अनेक पुराणों का प्रणयन किया है। कालिदास जैसे महाकवियों ने इस प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने काव्य का विषय बनाया है। साथ ही यह स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव से संबद्ध भी रहा है। आदिकाल में स्वयं ब्रह्मा ने, त्रेता युग में श्री राम ने तथा पौराणिक काल में देव शर्मा जैसे अनेक सिद्ध पुरुषों ने यहाँ तपस्या की है। यहाँ विद्यमान पंच प्रयागों में देवप्रयाग प्रथम है और तत्पश्चात रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एवं विष्णु प्रयाग का क्रम है। देवप्रयाग का नगरीय भूभाग 3 पर्वतमालाओं से परिवेष्टित है: गृध्राचल, दशरथाचल तथा नृसिंहाचल। यहाँ की मान्यता के अनुसार प्राचीन समय से ही देवप्रयाग का नृसिंहाचल विद्या क्षेत्र के नाम से अभिहित है, जहाँ आज अपना परिसर विद्यमान है। उल्लेख्य है कि यह एकमात्र प्रदेश है जहाँ संस्कृत को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनाया गया है। उत्तराखंड विद्या वैभवम को केंद्रीय विषय बनाकर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है। यथार्थ एक आयोजन समिति गठित की जाएगी जो इस संगोष्ठी की रूपरेखा तय करेगी। इन 3 दिनों के कार्यक्रमों में पहले 2 दिनों में कुछ विशिष्ट विद्वानों का व्याख्यान होंगे। प्रथम दिन वेद वेदांग आधारित व्याख्यान और द्वितीय दिन सर्वदर्शन के साथ साथ काव्य एवं काव्य शास्त्र विषयक व्याख्यान होंगे और अंतिम दिन में उत्तराखंड के कवियों की एक कवि गोष्ठी होगी जिसका विषय भी उत्तराखंड से संबद्ध हो। यह कवि गोष्ठी प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतिम दिन नियत रहेगी और इसका विषय किसी न किसी प्रकार से उत्तराखंड से संबद्ध होगा। अग्रिम वर्षों में भी इस स्थापना दिवस को जून 16 से लेकर जुलाई 15 के मध्य मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध विद्वानों के सम्मान में व्याख्यान माला का आयोजन भी किया जा सकता है। जहाँ तक उत्तराखंड विद्या वैभव का प्रश्न है, यहाँ समय समय पर न केवल अनेक रससिद्ध कवि किंतु अनेक परिनिष्ठित शास्त्रकार भी हुए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड साहित्य वैभव पर दृक्पात किया जा सकता है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के एक लेख से ज्ञात होता है कि मानवोदय काव्य के प्रणेता उत्तराखंड के यशस्वी महाकवि भरत संवत 1606 में उत्तराखंड संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। कवि वामदेव आचार्य ने नागेश शीर्षक से
महावैयाकरण नागेश भट्ट पर एक रोचक एकांकी लिखा। एक और जहाँ कुमुदानंद बहुगुणा ने सुदर्शनोदय काव्य लिखा, तो हरिदत्त शर्मा नौटियाल ने धर्मवल्ली नाम से काव्य लिखा। इसी प्रकार सदानंद डबराल ने कीर्तिविलास काव्य एवं नरनारायणीय महाकाव्य, हरिकृष्ण दुर्गादत्ती रुडोला ने शतश्लोकी रघुवंशम, प्रस्ताव पुष्पांजलि, स्तवन स्तवकावली, उर्विदत्त शास्त्री ने एडवर्ड वंशम, परमानंद कोटियाल ने जर्ज प्रशस्ति, बालकृष्ण भट्ट शास्त्री ने कनक वंशम, स्वतंत्र भारतम, तपोवन शतकम तथा जगदम्बा शतकम आदि अनेक काव्य लिखे। इसी प्रकार विष्णुदत्त शर्मा नौटियाल, हरिकृष्ण दुर्गादत्ती रुडोला, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, वाणी विलास डबराल, पार्थसारथी डबराल, मोहनलाल बाबुलकर, वाचस्पति गर्याला तथा शशधर शर्मा आदि ने भी अनेक संस्कृत काव्य लिखे। आज के समय में भी उत्तराखंड में अनेक कवि जो मूलतः उत्तराखंड के हैं, जैसे हेमचंद्र बेलवाल, जीवराज भट्टराय, या जिनका कर्मक्षेत्र उत्तराखंड है, जैसे डॉक्टर निरंजन मिश्र, डॉक्टर शैलेश तिवारी एवं मैं स्वयं अभी निरंतर कवि कर्म में जुड़े हुए हैं। इन दिनों मैंने उत्तराखंड के देवताओं पर अनेक खंड काव्य लिखा है जो पत्र पत्रिका में प्रकाशित है। न केवल काव्य किंतु संस्कृत की सभी विद्याओं को उत्तराखंड के आचार्यों का महनीय योगदान रहा है। इस प्रसंग में महाराज कीर्ति साहब, आचार्य मुकुंद दैवज्ञ, पंडित नरहरि शास्त्री, पंडित महीधर डगवाल, पंडित वृंदावन ध्यानी, आचार्य चक्रधर जोशी, पंडित मुरलीधर शास्त्री, आचार्य जितेंद्र भारतीय, पंडित बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर शशिधर शर्मा, पंडित हरिवंश शास्त्री, पंडित जीवराम कोटियाल, पंडित विश्वनाथ भट्ट, पंडित बैजराम जोशी, आचार्य विद्याधर जोशी, पंडित बिहारीलाल चक्रवर्ती, पंडित कुशलानंद ध्यानी, पंडित सत्यानारायण शास्त्री, पंडित भवानी दत्त भट्ट तथा आचार्य कैलाश चंद्र ध्यानी आदि के नाम उल्लेखयोग्य। जहाँ तक उत्तराखंड के वेद एवं धर्मशास्त्र आदि विद्या वैभव का प्रश्न है, पंडित परमेश्वरानंद शास्त्री, डॉक्टर राम प्रसाद उपाध्याय तथा डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा का योगदान अविस्मरणीय है। इसी प्रकार व्याकरण विद्या में परमेश्वरानंद शास्त्री, चक्रधरहंस नौटियाल, आचार्य वामदेव विद्यार्थी तथा शशधर शर्मा बाबुलकर आदि का भी नाम लिया जा सकता है। ज्योतिष में महीधर डंगवाल धर्माधिकारी ने गढ़वाली पंचांग का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने बृहद जातक के साथ साथ योग शास्त्र की गोरक्ष पद्धति की टीका भी लिखी। साथ ही मुकुंद दैवज्ञ जैसे विद्वानों ने ज्योतिष तत्व, ज्योतिष शब्दकोश जैसे अनेक ज्योतिष ग्रंथ लिखे। केशवानंद डबराल, तुलाराम बहुगुणा आदि ने भी कई ज्योतिष ग्रंथ लिखे। इस प्रसंग में आचार्य चक्रधर जोशी की गदावली भी उल्लेखयोग्य है। वस्तुतः उत्तराखंड आचार्यों एवं विद्वानों की सूची बहुत लंबी है। यहाँ कुछ ही विद्वानों के नाम लिए गए हैं। इन तमाम विद्वानों का संस्कृत साहित्य को जो विपुल योगदान है, इसकी चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। आज तक इस विषय पर कोई अलग से संगोष्ठी आयोजित नहीं हुई है जिससे संस्कृत जगत में इनके साहित्य का सही मूल्यांकन हो सके। यही कारण है कि इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का महत्व भी है और औचित्य भी। जैसा कि सभी को ज्ञात है, मुझे विशेष रूप से ज्ञात है क्योंकि मैं आरंभ से इस परिसर में रहा हूँ। यह परिसर अपनी बाल्यावस्था में है और यह कह सकते हैं कि शून्य से आगे बढ़ रहा है। बाल्यावस्था की स्वस्थ व्यवस्था के बारे में चाणक्य ने कहा है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे
पुत्रम मित्रवदाचरेत्। इस परिसर रूपी बालक की पहले 5 सालों में यथासंभव लालन पालन किया गया। उसके संवर्धन एवं विकास हेतु हर प्रकार से प्रयास किए गए, किंतु जैसा कि सभी को विदित है, लाड़ प्यार में शासन और अनुशासन कमजोर पड़ जाता है। किंतु परवर्ती 10 वर्षों में 6ठे वर्ष से 15वें वर्ष तक इस परिसर को शासन एवं अनुशासन दोनों की आवश्यकता है। वस्तुतः अनुशासन ऐसा हो जिसमें शासन की आवश्यकता न हो। जो कोई जिस किसी भी दायित्व में है स्वयं अनुशासित हो जाए तो शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी को आत्मानुशासन कहते हैं और हम इस परिसर में आत्मानुशासन पर अधिक बल देना चाहेंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, द्वितीय वर्ष से ही परिसर के शैक्षिक, प्रशासनिक, आवासीय भवनों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया था, पर चतुर्थ वर्ष के मध्य में अर्थात मार्च 2020 से कभी अर्थाभाव एवं बाद में कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष से कुछ अधिक समय के लिए अर्थात मई 2021 तक परिसरीय निर्माण कार्य बंद सा हो गया। स्थान देवता श्री रघुनाथ जी की असीम कृपा से मेरे कार्यभार ग्रहण के पश्चात फरवरी 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालय मुख्यालय के निर्माण विभागीय समिति के द्वारा परिसरीय निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया और तत्पश्चात नई दिल्ली में कार्यकारिणी समिति के बैठक के पश्चात मार्च के अंत में कार्यवाहक संस्था लोक निर्माण विभाग को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया और संबद्ध विभाग को कार्य का पुनरारंभ करने के लिए निर्देश दे दिया गया। वस्तुतः 1 मई 2021 को कार्य का पुनरारंभ की योजना बनाई गई थी, पर कोरोना की द्वितीय लहर के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। अंततोगत्वा विघ्न निवारण के लिए सामान्य पूजार्चन के बाद अब यह निर्माण कार्य आरंभ हो गया है और प्रगति पर है। प्रशासनिक एवं शैक्षिक भवन एक के साथ साथ अतिथि गृह तथा छात्रावासों का अवशिष्ट कार्य अभी प्रगति पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ महीनों में परिसर के शैक्षिक भवन तथा छात्रावास आदि में प्रवेश भी मिल सकता है। मैंने जब कार्यभार ग्रहण किया था तब अपने स्वागत कार्यक्रम में बताया था कि परिसर के ये तमाम निर्माणाधीन भवन परिसर के शरीर ही है। आत्मा तो शैक्षिक गतिविधियां हैं, अतः हमें शैक्षिक गतिविधियों को गति देना परम आवश्यक है। नए परिसर होने के कारण यहाँ अध्यापकों की संख्या कम थी। निदेशक समेत यहाँ केवल 6 स्थायी अध्यापक एवं 7 अस्थायी संविदा एवं अतिथि अध्यापक थे। हमने माननीय कुलपति के समक्ष यह समस्या रखी तो उन्होंने स्थानांतरण के माध्यम से एक स्थायी अध्यापक एवं नई नियुक्ति के तहत 4 अस्थायी अतिथि अध्यापक प्रदान किए। वर्तमान में परिसर में 7 स्थायी अध्यापक एवं 11 अस्थायी संविदा एवं अतिथि अध्यापक हैं। और भी अध्यापकों की एवं अन्य कर्मचारियों की यहाँ आवश्यकता है, तदर्थ हम प्रयासरत हैं। अगले सत्रों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। अन्य शैक्षिक गतिविधियों को गति देने के लिए हम जब कार्यभार ग्रहण किए तत्पश्चात गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी पूर्व संध्या में राष्ट्रीय चेतना विषयक एक अंतर्जालीय अखिल भारतीय बहुभाषीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परिसर में विभागीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन ऑनलाइन
किया गया। 5 महीनों में मेरे कार्यभार ग्रहण के पश्चात इस परिसर में दर्जनों से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसका विवरण थोड़ा संक्षेप में हम यहाँ रख सकते हैं। 13 फरवरी को ज्योतिष विभागीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, 14 फरवरी को व्याकरण विभागीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 20 फरवरी को वेद विभागीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 21 फरवरी को साहित्य विभागीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, 27 फरवरी को आधुनिक विभागीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, 28 फरवरी को दर्शन विभागीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। इसी प्रकार परिसर में आयोजित होने वाली अन्य संगोष्ठियों में 14 मई को परिसर के आधुनिक संस्कृत साहित्य संसाधन केंद्र के बैनर से बाल साहित्य परक राष्ट्रीय संगोष्ठी, 15 मई को पांडुलिपि संरक्षण अनुसंधान केंद्र के बैनर से हस्तलेख संपादन विधि विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इसी प्रकार 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित हुई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक योग विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु एक योग विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वर्तमान में प्रस्तावित 13 से 15 जून तक आयोज्यमान त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो पंचाब्द पूर्ति के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विद्या वैभवम विषय पर आयोजन है। कोरोना की स्थिति थोड़ी नियंत्रित जब हुई तो हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षण के स्थान पर मिश्रित शिक्षण अर्थात ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण का प्रारंभ कर दिया था और कुछ छात्र परिसर में उपस्थित भी हुए थे, पर पुनः कोरोना के द्वितीय लहर के कारण परिसर में अब पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षण ही चलाया जा रहा है। परिसर में हम लोगों के प्रयास से 2-3 विशिष्ट केंद्र पहले से शुरू हुए थे। उनमें से मेरी संयोजना में 2 केंद्रों का शुभारंभ हुआ था। आधुनिक संस्कृत साहित्य संसाधन केंद्र, रिसोर्स सेंटर फॉर मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय सत्यपाल सिंह जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। वस्तुतः वर्तमान समय में भारतवर्ष के किसी भी पुस्तकालय में आधुनिक या समकालिक संस्कृत साहित्य के विविध विधा उपविधाओं की रचनाओं का सामग्रिक संकलन उपलब्ध नहीं है। अतः इस केंद्र की स्थापना की गई और परिसर के पुस्तकालय में आधुनिक संस्कृत साहित्य का एक विशेष विभाग भी प्रतिष्ठित किया गया, जिससे उत्तराखंड ही नहीं किंतु संपूर्ण भारतवर्ष में आधुनिक संस्कृत साहित्य पर शोध करने वाले शोधार्थी एवं अन्य विद्वान इसका उपयोग कर लाभान्वित हो सके। अतः गणमान्य कवि, संपादक, प्रकाशक एवं विद्वानों को अपनी रचनाओं को उपहार के रूप में परिसर में भेजने के लिए विधिवत आमंत्रण भी किया गया है। इस केंद्र के तत्वावधान में परिसर से आधुनिक संस्कृत साहित्य ग्रंथमाला, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर सीरीज का प्रकाशन तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य का विवरणात्मक संदर्भ ग्रंथ सूची, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर निर्माण भी एक बृहत्तम परियोजना के रूप में प्रस्तावित है। इसी प्रकार समय समय पर इस केंद्र के आनुकूल्य में संबद्ध विषयों पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जाना निश्चित है। आरंभिक स्तर पर इस वर्ष 14 मई को बाल साहित्य पर एक अंतर्जालीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। इसी प्रकार यहाँ पांडुलिपि संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है, जिसके आनुकूल्य में हस्तलेख संपादन विधि पर 15 मई को एक अंतर्जालीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
हमारे परिसर अब 5 वर्ष पूरा कर रहा है, अतः परिसर का न्यायिक द्वारा निरीक्षण किया जाना निश्चित हुआ है। तदर्थ हमारे सभी सहकर्मी आवश्यक प्रक्रिया को मूर्त देने में लगे हुए हैं। आंतरिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अष्टादशी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस वर्ष कुछ परियोजनाओं के लिए आवेदन भी किया जा रहा है, जैसे आधुनिक संस्कृत साहित्य का विवरणात्मक संदर्भ ग्रंथ सूची, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, और सतीश चंद्र विद्याभूषण के हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक का हिंदी अनुवाद। परिसरीय वेबसाइट का उद्घाटन तो पहले ही हो गया था, पर उसे अभी व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत अंश तक कर भी लिया गया है। परिसरीय अंतर्जाल जो पहले www.srkcampus.org के नाम से था, उसे अब csudevaprayag.edu.in में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त परिसरीय पुस्तकालय के ब्लॉग में ऑनलाइन शिक्षण की दृष्टि से सिलेबस संबद्ध अनेक पुस्तकों एवं पुराने प्रश्नपत्रों का PDF भी अपलोड किए गए हैं। परिसरीय फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल में परिसर संबद्ध शैक्षिक गैर शैक्षिक तथ्यों का विवरण ऑनलाइन प्रसारित किए जाते हैं। यद्यपि हमारा परिसर अपनी बाल्यावस्था में है, फिर भी परिसर से आज अनेक पत्र पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन हो रहा है। अभी कोरोना के बाद उन पत्रिकाओं को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्मेट संस्करण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे कि रघुनाथ वार्तावली, परिसरीय त्रैमासिक वार्ता पत्रिका रघुनाथ वार्तावली का 18 से अधिक अंक प्रकाशित हो गए हैं। इसी प्रकार परिसरीय वार्षिक पत्रिका रघुनाथ कीर्ति पताका, इसका 1 अंक प्रकाशित है और अन्य अंकों का फॉर्मेट भी तैयार है। एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक शोध पत्रिका देवभूमि सौरभम नाम से एवं परिसरीय शोध पत्रिका संस्कृत गंगा के नाम से प्रस्तावित है, जिनका ISSN नंबर के अभाव में अभी प्रकाशन नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त परिसर के सभी विभागों की ओर से 6 विभागीय पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जा रहा है। शाब्दी त्रिपिटका व्याकरण विभाग की पत्रिका, जिसका 2 अंक प्रकाशित हो गए हैं। अन्य अंक अभी परिसर की वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं। साहित्य विभाग की पत्रिका, जिसका 2 अंक प्रकाशित हो गए हैं और अन्य अंक फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। दैवी ज्योतिष विभाग की पत्रिका, इसका 1 अंक प्रकाशित हो गया, अन्य अंक अभी अपलोड होने के लिए तैयार हैं। आमनाय हैमवती वेद विभाग की पत्रिका, इसका 1 अंक मुद्रित है और अन्य 2 अंक अभी फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। अन्वीक्षिकी न्याय विभाग की पत्रिका, इसका 1 अंक प्रकाशित हो गया है और अन्य अंक अभी तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिक शोध त्रिवेणी आधुनिक विभाग की शोध पत्रिका है, जिसके 2 अंक प्रकाशित हो गए हैं और तीसरा अंक अभी फॉर्मेट में उपलब्ध है। इन पत्रिकाओं के लिए ISSN नंबर प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया जारी है। अब तक इन पत्रिकाओं का प्रकाशन ISBN नंबर से किया जा रहा है। वर्तमान में परिसरीय पुस्तकालय में विविध विषयक हजारों पुस्तकें संग्रहित हैं। भविष्य में परिसर में एक समृद्ध पुस्तकालय, पुस्तक एवं हस्तलेखों का संग्रह प्रस्तावित है, जिसके लिए तमाम योजनाएं
जो बनाई जा रही है। अगले वर्षों में परिसर में पांडुलिपि विज्ञान, कवि शिक्षा एवं अनुवाद प्रविधि आदि विषयों पर अलग अलग कार्यशालाएं प्रस्तावित हैं तथा उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, पुरातत्व एवं इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री परिसर की ओर से तैयार करने की योजना है। प्रारंभिक स्तर पर देवप्रयाग संबद्ध डॉक्यूमेंट्री का कार्य आरंभ कर दिया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षण के साथ साथ दूरस्थ शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। सभी परिसरों में मुक्त स्वाध्याय पीठ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण की व्यवस्था है। हमारे परिसर में भी इसी वर्ष से एक मुक्त स्वाध्याय पीठ स्थापित हो गया है, जिसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षण के जरिए जन जन तक संस्कृत को पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद।